हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों की सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही है। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये टॉपिक पेपर 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आया ही है, जैसे कि 2011 में भी, फिर 2012 में, फिर 14, 15 और 16 में। तो ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ लें तो आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस को तो इजीली क्रैक कर ही पाएंगे। और पेपर 1 में भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि 2011, 12 और 14 में। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है और मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूं कि अगर आप ये टॉपिक इस वीडियो में अच्छे से समझ लें तो मतलब ही नहीं है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ना कर पाए। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ी सी समझ चाहिए हमें। अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का ही क्रैक कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना। सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट होते क्या हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं जो हर बच्चे की डेवलपमेंट में सही माने जाते हैं। जैसे कि ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि बच्चा पहले क्रॉल करेगा, फिर बैठेगा और फिर चलना सीखेगा। तो ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स हैं जो हर बच्चे की डेवलपमेंट में सही माने जाते हैं। और इनको जानना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इन फैक्ट्स को जान के हम जान सकते हैं कि बच्चा कैसे डेवलप करता है और हम बच्चे की परवरिश को उसके अनुसार ढाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा इस तरह से डेवलप करेगा और हमें उसकी डेवलपमेंट में इस तरह की हेल्प करनी है, तो हम उस बच्चे की अपब्रिंगिंग को उस तरह से ढाल सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 15 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ आपके इस स्लाइड पे हैं और बाकी के बचे हुए यहाँ पर हैं। हम इन प्रिंसिपल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, हर प्रिंसिपल के लिए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लेंगे तो मतलब ही नहीं है कि ये टॉपिक आपको समझ ना आए। और ये वीडियो को अगर आपने समझ लिया है तो आप एग्जाम में कोई भी, हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिनको करके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल को प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसे व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल कहता क्या है। ये प्रिंसिपल कहता है कि डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन, के हर बच्चे में डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट होता है। किसी बच्चे में डेवलपमेंट का रेट तेज हो सकता है, किसी बच्चे में डेवलपमेंट का रेट कम हो सकता है। जैसे कि हम इस फोटो में देख रहे हैं, किसी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा हुई है, जैसे कि इस बच्चे की हाइट ज्यादा है इन बच्चों से, इनका मतलब है कि इन बच्चों में डेवलपमेंट का रेट तेज है और इन बच्चों में डेवलपमेंट का रेट कम है। यहाँ पे मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही अगर हम मेंटल डेवलपमेंट को देखें तो सपोज कीजिए दो बच्चे हैं जो सेम एज के हैं, लेकिन ये बच्चा है जिसकी मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा हुई है, ये थोड़ा डीप तक सोच सकता है। और ये बच्चा जो कि सेम एज का ही है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट थोड़ी कम हुई है, ये इतना डीप में जाके नहीं सोच सकता है। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हर बच्चे में डिफरेंट रेट पे होती है। किसी बच्चे में तेज हो सकती है, किसी बच्चे में स्लो हो सकती है। तो अगर मैं समराइज करूं तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट का रेट हर बच्चे में सेम नहीं होता है, किसी में तेज हो सकता है, किसी में स्लो हो सकता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि अलग अलग बच्चों में डेवलपमेंट का अलग अलग डेवलपमेंट रेट होता है। इसको हम इंटर इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं कि एक बच्चा डेवलपमेंट में आगे निकल सकता है और एक बच्चा डेवलपमेंट में पीछे रह सकता है। तो इंटर इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट कंपेयर्ड अमंग टू चिल्ड्रन, कि अगर हम दो बच्चों की डेवलपमेंट को आपस में कंपेयर करें तो हम उसको इंटर इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसी का अगर हम एक दूसरा केस लें जो कि कहता है कि चाइल्ड, एक ही बच्चा, यहां पे दो बच्चों की बात नहीं हो रही है, एक ही बच्चा
डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट रेट शो कर सकता है। अब सपोज कीजिए कि राम एक बच्चा है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी हो रही है, वो बाकी बच्चों से बहुत लंबा है, चौड़ा है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट में वो पीछे रह गया है, कि मेंटल डेवलपमेंट में वो बाकी बच्चों से पीछे है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक ही बच्चे के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट रेट से हो सकती हैं। जैसे कि राम में फिजिकल डेवलपमेंट हाई रेट से हो रही है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट लो रेट से हो रही है। इस कंसेप्ट को हम इंट्रा इंडिविजुअल कहते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एक सिंगल चाइल्ड के बीच में ही, उसको हम इंट्रा कहते हैं। और जब हम डेवलपमेंट रेट दो अलग अलग बच्चों के बीच में कंपेयर करते हैं, उसको हम इंटर इंडिविजुअल कहते हैं। ये कंसेप्ट बहुत ही याद रखना जरूरी है। इस कंसेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, और इनफैक्ट आया भी हुआ है। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें दो कीवर्ड्स या फिर दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। पहली टर्म है सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस और दूसरी टर्म है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। हम इन दोनों टर्म्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस का मतलब है कि आपकी डेवलपमेंट हेड टू टो होती है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि वो सर से शुरू होकर आपके पांव की तरफ होती है। पहले डेवलपमेंट सर में होती है, फिर आपकी आर्म्स में होती है, और फिर आपकी लेग्स में होती है। आप एक छोटे बच्चे को जब देखते हैं तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चे का दिमाग ऑलरेडी चालू है, मतलब वो अपने दिमाग को यूज करता है। जैसे कि जब उसको भूख लगती है तो वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो चुकी है और हो रही है, इसीलिए भूख लगने पे वो रोकर अपनी मम्मी को कहता है कि मुझे दूध पिलाया जाए। तो बच्चे के पैदा होते ही उसकी मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपनी आर्म्स का यूज करने लगता है, और जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो अपनी लातों यानी लेग्स का भी यूज करना शुरू कर देता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हेड से शुरू होकर आर्म्स की तरफ जाती है और फिर लेग्स की तरफ जाती है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस का मतलब है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी सेंट्रल बॉडी पोर्शंस में पहले होती है और धीरे धीरे बाहर की तरफ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी भी चीज को उठाने के लिए अपने शोल्डर्स और आर्म्स को उठाता है, मतलब शोल्डर्स और आर्म्स का यूज करता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वो अपनी रिस्ट और फिंगर्स का यूज करना भी सीख जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल डेवलपमेंट होती है वो हमारी बॉडी के सेंट्रल पोर्शंस में होती है, जैसे कि शोल्डर्स और आर्म्स, और धीरे धीरे वो आउटर पार्ट्स की तरफ जाती है, जैसे कि हमारी रिस्ट और फिंगर्स। तो आपने देखा होगा कि ये दोनों जो टर्म्स हैं सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, इनमें एक डीप मीनिंग छुपा है। आपको इस मीनिंग को समझना है कि सेफ्लोकॉर्डल का मतलब है हेड टू टो, और प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है सेंट्रल पोर्शन टू आउटर पार्ट्स। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप इस पे क्वेश्चन पक्का कर लेंगे, निश्चिंत रहिएगा। बस इसको याद रखिएगा और समझिएगा, रट्टा मत लगाइएगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस जिसका मतलब है डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है, और इसको हिंदी में निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। जब से आप पैदा होते हैं और जब आप मरते नहीं हैं तब तक आपकी डेवलपमेंट होती रहती है। एज एन एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि जैसे आप बड़े होते हैं आपकी ये फिजिकल डेवलपमेंट होती है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी बोन्स डेवलप होती हैं। ऐसे ही आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं, आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। सोशल डेवलपमेंट भी आपकी जैसे जैसे आप बड़े होते हैं बढ़ती जाती है। जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आसपास के बच्चों के साथ आप खेलते हैं, स्कूल जाते हैं तो आपके और फ्रेंड्स बनते हैं, आप अपने टीचर को जानते हैं, कॉलेज जाते हैं तो आपका सर्कल
और बड़ा हो जाता है, फिर आप जॉब में जाते हैं तो आपका सर्कल और बड़ा हो जाता है, आप बहुत लोगों से डेली मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो इस तरह आपकी सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ती रहती है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं। तो समराइज करने के लिए हम यही कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, ये कभी रुकती नहीं है, ये चलती रहती है, चाहे आप लाइफ के किसी भी फेज में हो। एक और एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि एक बूढ़ा आदमी भी डेली कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे कि मेरे पापा हैं जो कि तकरीबन 70 साल के हैं, वो भी आजकल मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे मोबाइल आ गए हैं कि जो हमारे मम्मी पापा हैं उनको वो मोबाइल चलाने में दिक्कत आती है, लेकिन वो भी उस एज में जाके मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, तो वो भी डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनकी भी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरह से डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, जिसको कि कहते हैं डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, इसको हिंदी में वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि बच्चे की डेवलपमेंट हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिस्कस करती है। तो अब ये हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है क्या? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटरी फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हमने बहुत बार देखा है कि बच्चे के बहुत सारे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अपने माँ बाप से मिलते हैं। जैसे कि इस बच्चे की आंखें अपने बाप पर हैं, जैसे कि इनके पिता की आंखें नीली हैं, इस बच्चे की आंखें भी नीली हैं। कान भी अपने पापा पे हैं। अगर हम बाल देखें तो बाल अपने मम्मी पे हैं। और हाइट देखें तो वो भी मम्मी पापा के अनुसार ही है, क्योंकि इसके मम्मी पापा की हाइट ठीक ठाक है तो इस बच्चे की हाइट भी ठीक है। अगर मम्मी पापा की हाइट छोटी हो तो बच्चे की हाइट भी छोटी रह जाती है, और अगर मम्मी पापा की दोनों की हाइट अच्छी हो तो बच्चे की हाइट भी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से कुछ चीजें हमें विरासत से ही मिलती हैं, हमारे जीन्स से मिलती हैं। अगर हमारे माता पिता के कुछ फीचर्स हैं तो वो हमें अपने आप मिल जाते हैं, इस चीज को हम हेरिडिटरी कहते हैं। तो डेवलपमेंट हेरिडिटरी फैक्टर से इंपैक्ट होती है, क्योंकि इसका आप पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपके पिता की आंखें नीली हैं तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली नीली हो जाएंगी, या फिर अपनी माँ पे चली जाएंगी जिनकी की आंखें काली हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप दो एग्जाम्पल लीजिए। एक एग्जाम्पल में है कि आप एक ऐसे सराउंडिंग्स में रहते हैं जहां पे आसपास आपके अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, अच्छे मैनर सिखाए जाएंगे, अच्छा पढ़ने लिखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी सोशल, मेंटल, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी। अब एक दूसरा नेबरहुड लेते हैं जिसमें कि बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे नेबरहुड में, ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट शायद अच्छी हो जाए, लेकिन उसकी मेंटल और सोशल डेवलपमेंट कभी भी अच्छी नहीं होगी। बुरे लोगों की संगत में रह के वो बुरा ही बनेगा और वो कभी प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर होता है। और इसको समराइज इस तरीके से किया जा सकता है कि डेवलपमेंट बोथ हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। ये बहुत ही डीप में सोचने वाली चीज है, हम इसके बारे में एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए इतना ही काफी है। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इस प्रिंसिपल को हिंदी में परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। मैच्योरेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप में कुछ बेसिक एबिलिटीज आती हैं, जैसे कि आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, आप में मसल स्ट्रेंथ आता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये सब आपको मैच्योरेशन से मिलता है। और लर्निंग का मतलब है कि आप कुछ सीखते हैं। अब मैच्योरेशन और लर्निंग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं हम ये एक एग्जांपल से सीखेंगे। अब सपोज एक बच्चा साइकिल चलाना सीख गया है। अब इस चीज में आप देख सकते हैं कि उस बच्चे को साइकिल चलाने में हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, मसल स्ट्रेंथ चाहिए साइकिल चलाने के लिए।
और उसको बैलेंस बनाना आना चाहिए। तो ये सब चीजें उसे मैच्योरेशन से मिलती हैं कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ये चीजें उसमें अपने आप आती रहती हैं। लेकिन साइकिल चलाने के लिए उसको इन बेसिक एबिलिटीज के साथ साइकिल चलाने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ही हैज टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड लर्न के साइकिल कैसे चलाना है। इसी तरह उसको दूसरे लोगों को भी साइकिल चलाता हुआ देख के सीखना पड़ेगा कि साइकिल को कैसे चलाते हैं। तो इन चीजों से बेसिकली उसकी लर्निंग होगी। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि मैच्योरेशन आपको कुछ बेसिक एबिलिटीज देता है जिनको यूज करके आप लर्निंग करते हैं। अगर आपके पास ये बेसिक एबिलिटीज ना हो, आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन ना कर पाए, आप में मसल स्ट्रेंथ ना हो, तो आप कभी भी लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली बोथ मैच्योरेशन और लर्निंग इंटरेक्ट करते हैं आपकी डेवलपमेंट में। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट चेंजेस फ्रॉम बायलेटरल टू यूनिलेटरल। डेवलपमेंट चेंजेस फ्रॉम बायलेटरल टू यूनिलेटरल, जिसका मतलब है कि डेवलपमेंट बायलेटरल से यूनिलेटरल हो जाता है। ये बहुत ही आसान प्रिंसिपल है। इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। सपोज एक बच्चा है जिसको ये बॉल उठानी है। जब वो बच्चा छोटा है तो वो अपने दोनों हाथ यूज करके इस बॉल को उठाएगा। दोनों हाथ को यूज करने का मतलब है बायलेटरल। बाय का मतलब है दो। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो इसी बॉल को एक हाथ से उठाने लगेगा। एक हाथ का मतलब है यूनिलेटरल। तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हैज चेंज्ड फ्रॉम बायलेटरल टू यूनिलेटरल, के डेवलपमेंट बायलेटरल से यूनिलेटरल हो गया है, क्योंकि पहले जो काम वो दो हाथों से करता था अब वो एक हाथ से करने लगता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। इस प्रिंसिपल को हिंदी में बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम भी है इंग्लिश में, जो कि है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी। तो हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे और फिर इन वर्ड्स का हम मतलब समझाएंगे आपको कि हेट्रोनॉमी का मतलब क्या है और ऑटोनॉमी का मतलब क्या है। जब आप छोटे होते हैं तो आप अपने माँ बाप की बात मानते हैं। अगर वो आपको कहते हैं कि पढ़ लो तो आप पढ़ लेते हैं, अगर वो कहते हैं कि खेल लो तो आप खेल लेते हैं। इसका मतलब है कि आप पे आपके पेरेंट्स का कंट्रोल होता है, जो कि एक बाहरी यानी कि आउटर कंट्रोल है। और इसी चीज को हम आउटर कंट्रोल कहते हैं या फिर हेट्रोनोमी कहते हैं, कि आपके ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल होना हेट्रोनोमी होता है। लेकिन जब आप कुछ बड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके व्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप दूसरों की बात ना मानकर अपनी चलाते हैं। मतलब आप अपने व्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और आप अपने मन की बात ज्यादा करने लगते हैं। इस चीज को हम कहते हैं ऑटोनॉमी। जब आप जो करना चाहो और वो करो, उस चीज को हम ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी बोलते हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में अब इनर कंट्रोल आ चुका है, आपका खुद का कंट्रोल आ चुका है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बच्चा जैसे छोटे से बड़ा होता है, कंट्रोल आउटर से इनर होता है। या फिर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी, कि जब आप छोटे होते हैं तो वो हेट्रोनॉमी होती है, आप पे बाहरी लोगों का कंट्रोल होता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका अपने आप पे खुद का कंट्रोल होता है, कि जो आप करना चाहते हैं वो आप करते हैं, जो आप नहीं करना चाहते वो आप नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड कमुलेटिव। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड कॉमुलेटिव का मतलब है कि डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होती। धीरे धीरे का होना धीरे धीरे होने का मतलब होता है ग्रेजुअल। कॉमुलेटिव का मतलब है कि डेवलपमेंट धीरे धीरे होके इकट्ठी हो जाती है और उसको हम कॉमुलेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज एक बच्चे को सेंटेंस बनाना सीखना है, तो उसके लिए वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीधा सेंटेंस बनाना सीख जाए। उसको पहले एबीसी सीखनी पड़ेगी, फिर उस एबीसी को यूज करके उसको वर्ड्स बनाने सीखने पड़ेंगे, और फिर उन वर्ड्स को यूज करके उसको सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट बहुत ही ग्रेजुअल है, धीरे धीरे हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बच्चा सीधा सेंटेंस बनाना सीख जाए और उसको किसी ने एबीसी ना सिखाई हो। और डेवलपमेंट कम्युलेटिव होती है, ये भी हम इस एग्जांपल से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब वो बच्चा सेंटेंस बनाना सीखता है तो उसको अपनी पुरानी डेवलपमेंट भी काम आती है। जैसे कि एबीसी
कैसे लिखते हैं या वर्ड्स कैसे बनाते हैं, उसकी वो नॉलेज भी सेंटेंस बनाते हुए काम में आती है। तो जो भी उसकी डेवलपमेंट पहले हुई है वो ये डेवलपमेंट के दौरान भी काम आती है, और इस पूरी डेवलपमेंट को हम कॉमुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। हमने पहले एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, कि डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड कॉमुलेटिव उस प्रिंसिपल से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इसका मतलब भी यही है कि डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है, और डेवलपमेंट होते होते इकट्ठी होती है, और ये चलती रहती है, कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होती है। धीरे धीरे होती है लेकिन कंटिन्यूअस होती है, वो कभी भी रुकती नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड कॉमुलेटिव, जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि डेवलपमेंट हमेशा एक ही पेस पे नहीं चलती है, वो कुछ स्टेजेस में होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, कि डेवलपमेंट चलती ही जा रही है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट में डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है। जैसे कि बच्चा स्टेज 1 में गया, डेवलप किया, और फिर कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही वो स्टेज 2 में गया, उसकी और डेवलपमेंट हुई, लेकिन फिर कुछ देर के लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर वो एक और सीढ़ी चढ़ गया, स्टेज 3 में गया, उसकी और डेवलपमेंट हो गई, और फिर कुछ देर तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी तरह डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट में डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, वो हमेशा चलती नहीं रहती। इसके हम दो एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। हमने देखा है कि बच्चे की हाइट और वेट एडोलेसेंस में जाके बहुत जल्दी से इंक्रीज करता है। तो इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है और डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें तो बच्चे की जो वोकेबलरी होती है, जो वो शब्द सीखता है बोलने के लिए, वो सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड पे ग्रो करती है स्कूल जाने से पहले, और उसके बाद उस वोकेबलरी की ग्रो करने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो इससे भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है। जैसे कि प्री स्कूल स्टेज में बच्चे की वोकेबलरी बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ी, और अगर हम कहें कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है तो अगेन वी कैन प्रूव के डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, जो कि इस प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो ये दोनों प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमने इसको अलग अलग कवर किया है क्योंकि एग्जाम में इन पे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड का मतलब है कि आपकी डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है डिफरेंट डोमेन्स में। जैसे कि आपकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, वैसे ही आपकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक बच्चा है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब मेंटली वो बच्चा बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन उसके माता पिता की डेथ हो गई है, और इसलिए आजकल वो बहुत ज्यादा उदास रहता है, अकेला रहता है। अब जब वो उदास रहेगा, अकेला रहेगा, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। जब उसकी सोशल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, वो अकेला रहेगा, उदास रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो उसका असर उसकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पे भी होगा, कि वो फिजिकली अच्छा डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि वो उदास रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो अच्छा खाएगा पिएगा भी नहीं, तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। और उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो खुश नहीं रहेगा उसकी मेंटल डेवलपमेंट कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में सोशल डेवलपमेंट ना अच्छे होने की वजह से उसकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं होगी। और डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड का मतलब भी यही है कि एक एरिया में अगर आपकी डेवलपमेंट अच्छी ना हो पाए, तो उसका इंपैक्ट दूसरे एरिया में भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड वाले प्रिंसिपल से बहुत क्लोजली मिलता जुलता है। इस प्रिंसिपल को हिंदी में संपूर्ण विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, और यह प्रिंसिपल भी पिछले प्रिंसिपल से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि यह प्रिंसिपल भी यही कहता है कि आपकी डेवलपमेंट सारे एरियाज में आपस में रिलेटेड है। अगर एक एरिया में आपकी डेवलपमेंट अच्छी ना हो, तो वो दूसरे एरियाज को भी इंपैक्ट करती है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पा रही थी, जिसका कि इंपैक्ट उसकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पे भी हो रहा था।
अगला प्रिंसिपल जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट चेंजेस फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसको ध्यान से समझिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। इस प्रिंसिपल को हिंदी में सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और थोड़ा मुश्किल प्रिंसिपल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। सपोज दो बॉल्स हैं, एक बॉल बड़ी है और एक बॉल छोटी है। अब जब बच्चा छोटा होता है तो वो बड़ी और स्मॉल बॉल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। वो बॉल बड़ी हो या छोटी हो वो दोनों हाथों से उठाएगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो डिफरेंशिएट कर पाता है कि बॉल बड़ी है या छोटी है। बड़ी बॉल को वो दोनों हाथों से उठाएगा, लेकिन छोटी बॉल को वो अपनी फिंगर्स या अकेले एक हाथ से ही उठा लेगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि पहले उस बच्चे का रिस्पांस जनरल था। बॉल बड़ी हो या छोटी हो वो एक जनरल रिस्पांस दे रहा था कि वो अपने दोनों हाथों को यूज कर रहा था। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसका रिस्पांस स्पेसिफिक हो गया। बड़ी बॉल को वो दोनों हाथों से उठाने लगा और छोटी बॉल को वो अपनी फिंगर्स को यूज करके उठाने लगा। तो इसमें उसका रिस्पांस स्पेसिफिक हो गया है, अब जनरल नहीं रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी दोनों टांगों को जोर जोर से हिलाता है। चाहे उसको कुछ भी करना हो वो अपनी टांगों को जोर जोर से हिलाने लगता है। चाहे उसको किक मारनी हो, चाहे उसको चलना हो, चाहे वो खुश हो। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो जनरल मूवमेंट्स नहीं करता, वो बहुत स्पेसिफिक मूवमेंट्स करता है। जैसे कि अगर उसको किक मारनी है तो वो अपनी लातों को उपयोग करके किक मारेगा। अगर उसको चलना है तो वो अपनी लातों का उपयोग करके चलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सिचुएशंस में वो लातों का अलग अलग उपयोग कर रहा है कि उसका रिस्पांस बहुत ही स्पेसिफिक हो गया है। अब वो जनरल नहीं रहा जैसे कि वो पहले था जब वो अपनी लातों को जोर जोर से हिलाता था, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। तो इससे हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है उसका रिस्पांस जनरल से स्पेसिफिक हो जाता है। अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो हम कह सकते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो डिफरेंशिएट करने लग जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि बॉल बड़ी है या छोटी है, इसलिए वो दो अलग अलग टेक्निक्स यूज कर पा रहा है। जब उसको पता है कि बॉल छोटी है तो वो सिर्फ अपने फिंगर्स को यूज कर पा रहा है। इसका मतलब वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि ये छोटी बॉल है, बड़ी बॉल नहीं है। इसलिए इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। प्लीज ये याद रखिएगा, इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि हमें समझाएगा कि डेवलपमेंट कैसे जनरल टू स्पेसिफिक होती है। जब बच्चा छोटा होता है और आप उसको स्कूल भेजते हैं तब वो रोने लगता है। अब जब बच्चा छोटा होता है तो इसका एक ही रिस्पॉन्स रहता है, वो रोने लगता है। चाहे तो उसको डर लग रहा हो, चाहे उसको भूख लग रही हो, चाहे वो उदास हो, वो हमेशा रोएगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे कि जो बच्चा बड़ा हो गया है, जब आप उसको स्कूल भेजेंगे तो वो रोएगा नहीं, लेकिन उसका फेस सैड हो जाएगा, उसके नेक और शोल्डर मसल्स बहुत टाइट हो जाएंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा कि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि रिस्पांस जनरल टू स्पेसिफिक हो गया है। जब बच्चा छोटा था तो वो किसी भी चीज से जब दुखी होता था या उसको डर लगता था या वो भूखा होता था या वो स्कूल जाने लगता था तब वो रोता था। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका रिस्पांस स्पेसिफिक हो जाता है। जब उसको डर लगता है तो शायद वो रोने लगेगा, और जब वो स्कूल जाने लगेगा तो वो रोएगा नहीं, सिर्फ उसके चेहरे पे उदासी आ जाएगी और उसकी बॉडी पोस्चर टाइट हो जाएगी, जो कि दर्शाएगा कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रिंसिपल को एकीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, लेकिन आसान भी है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम पुरानी सीखी भिन्न भिन्न चीजों को, कि हमने जो भी डिफरेंट चीजें आज से पहले सीखी हैं, हम उनको कंबाइन करके कुछ बड़ा करें। उन चीजों से जो लर्निंग हुई थी उस लर्निंग को कंबाइन करके कोई बड़ी चीज करें, उस चीज को हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं।
हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज एक बच्चा क्रॉल करके बॉल को उठाता है। अब ये करने के लिए उसने बहुत सी पहली चीज सीखी चीजों को यूज किया है। जैसे कि उसने पहले सीखा होगा कि राइट पोस्चर कैसे मेंटेन करते हैं, वो अब यूज कर रहा है जब वो बॉल को उठा रहा है। ऐसे ही उसने पहले कभी सीखा था कि आर्म को कैसे हिलाते हैं, तो बॉल को उठाते समय भी वो अपनी बाजू को हिला रहा है, मतलब वो अपनी पुरानी लर्निंग को यूज कर रहा है। उसके बाद वो कोऑर्डिनेट कर रहा है अपने हाथ की पोजीशन में और जहां बॉल पड़ी है। ये भी उसने पहले सीखा था और वो अब दोबारा उसी चीज को यूज कर रहा है। और फिर वो ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, ये भी उसने पहले कभी सीखा था और अब वो इसे यूज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें उसने पहले सीखी थी। अब इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करके वो एक बड़ी चीज कर रहा है, जिसमें कि वो क्रॉल करके ऑब्जेक्ट को उठा रहा है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें कि हम पुरानी सीखी डिफरेंट चीजों को यूज करके एक नई चीज करते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये आपको समझ नहीं आया है, वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा देखिए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल का मतलब है कि डेवलपमेंट को चेंज किया जा सकता है, उसकी दिशा चेंज की जा सकती है। अब एक एग्जांपल लीजिए। सपोज एक बच्चा बहुत ही बुरे एनवायरनमेंट में रह रहा है, वहां रह के वो गाली गलौज सीख रहा है, लोगों से लड़ना सीख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी जिंदगी ऐसे ही काटेगा। अगर उस बच्चे को किसी अच्छे एनवायरनमेंट में ले जाया जाए, उसको अच्छे स्कूल में डाला जाए, उसकी निगरानी अच्छे गार्डियंस करें, तो वो भी अच्छी चीजें सीख सकता है। इसका मतलब है उसकी डेवलपमेंट चेंज हो सकती है। तो डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल। इसी तरह एक अच्छा बच्चा जो कि बहुत आज्ञाकारी है, लोगों से मिलता जुलता है, हंसता खेलता है, उसकी डेवलपमेंट भी चेंज हो सकती है। अगर उसको बुरे एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए तो वो भी एक बुरा बच्चा बन सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल मींस डेवलपमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन कई जगह एग्जाम में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल, कि डेवलपमेंट को हम उल्टा कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चेंज और वापसी में बहुत अंतर है। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल हाँ है, लेकिन डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल ये नहीं है। अगर आपकी हाइट बढ़ गई है तो उस हाइट को आप छोटा नहीं कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट आपकी रिवर्स नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। डेवलपमेंट की दिशा चेंज हो सकती है लेकिन उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जो हो चुका है वो हो चुका है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट ईयर पेपर्स में आ चुका है। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे तो गलत लग रही हैं। टीचर को बच्चे का सोशल स्टेटस जानने के लिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड जानने में भी कोई प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यूज नहीं होता है। रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर आउट टू बी टॉट, ये कुछ हो सकता है। अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो थर्ड ऑप्शन हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन है इफेक्टिवली कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स। तो ये ज्यादा सूटेबल है क्योंकि हमने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्यों जरूरी हैं, ताकि आप प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को समझ के बच्चे की नीड के अनुसार अपने लर्निंग स्टाइल को चेंज कर सकें। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा 4। जी हाँ, इसका आंसर है 4। आइए अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि 2011 में आ चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहली ऑप्शन है जनरल टू स्पेसिफिक, ये हमने डिस्कस किया था, ये एक प्रिंसिपल है, तो ये आंसर नहीं है। रिवर्सिबल, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूटी, मतलब डेवलपमेंट कंटिन्यूस होती है, सही है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होती है, ये भी एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। तो डेवलपमेंट रिवर्सिबल होती है, ये प्रिंसिपल नहीं है। और क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका आंसर होना चाहिए 2। तो इसका आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है
Seema learns every lesson very quickly, but Lena takes longer to learn them. It denotes the development principle of कि सीमा एक लेसन को बहुत जल्दी याद कर लेती है जबकि लीना उससे ज्यादा टाइम लेती है। ये किस कारण होता है, मतलब डेवलपमेंट का वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके कारण ये हो रहा है। देखिए, ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि हर दो लोग अलग अलग रेट से डेवलप करते हैं। उनकी फिजिकल ग्रोथ, जैसे कि उनका हाइट बढ़ना भी अलग अलग टाइम पर होगा, ऐसे ही उसकी मेंटल ग्रोथ भी अलग अलग टाइम पर होगी। किसी बच्चे की मेंटल ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, किसी बच्चे की लेट होगी। तो सीमा चीजों को जल्दी सीख रही है और लीना लेट सीख रही है, इसका मतलब है कि दोनों के डेवलपमेंट रेट में डिफरेंस है, और इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का होगा जो आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि नवंबर 2012 में आया था। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट्स में बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कि अगर हम बच्चे को एक सिस्टमेटिक वे में कंसेप्ट को समझाते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, नहीं, ये तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये कनेक्ट हो रहा है कि डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होती है, इसलिए हम बच्चे को भी सिस्टमेटिक वे में कंसेप्ट समझाते हैं, तो ये उससे कनेक्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आंसर 2 हो सकता है। चलिए ऑप्शन 3 और 4 भी देखते हैं। डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, नहीं, ये तो बिल्कुल भी कनेक्ट हो नहीं रहा है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी, ये भी बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर तो 2 ही है। जी हाँ, इसका आंसर है 2 कि हम सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट करते हैं बच्चे को, उसको हम एक ऑर्डर में समझाते हैं, क्योंकि दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटिवली orderly. A teacher found that a student is facing difficulty in drawing a picture. She assumes that this student would also find it difficult to draw a diamond. She applies which of the following principles to arrive at his her assumption. तो इसमें एक क्वेश्चन कहता है कि एक टीचर को पता लग जाता है कि बच्चा स्क्वायर नहीं बना पा रहा है, तो वो टीचर ये एज्यूम कर लेती है कि वो बच्चा डायमंड भी नहीं बना पाएगा। तो ये एज्यूम करते हुए टीचर कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को रेफर कर रही है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, की डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है। ये आंसर हो सकता है क्योंकि डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल में हमने डिस्कस किया था कि बच्चा कैसे एबीसी सीख के वर्ड्स बनाता है और फिर सेंटेंस बनाता है, तो ये इससे कनेक्ट करता है। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, नहीं, ये तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता है। डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, हाँ, ये कनेक्ट करता है कि बच्चा एक ऑर्डर में सीखता है, तो इसलिए अगर बच्चे को स्क्वायर बनाना नहीं आता तो वो डायमंड भी नहीं बना पाएगा। डेवलपमेंट इज सैल्यूटेटरी, ये भी कनेक्ट नहीं होता है। तो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में, मुझे तो ऑप्शन 1 और 3 में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस ये पॉइंट करती हैं कि बच्चे को अगर स्क्वायर बनाना नहीं आता तो वो डायमंड भी नहीं बना पाएगा। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल का मतलब भी होता है कि बच्चा धीरे धीरे एक सीक्वेंस में सीखता है, और डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस का मतलब भी यही होता है कि बच्चे की डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होती है। तो अगर मुझे दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, मैं देखूंगा कि फिर भी कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 3 ही ज्यादा सही लग रहा है कि डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होती है, और इसलिए अगर बच्चा स्क्वायर नहीं बना पा रहा तो वो डायमंड भी नहीं बना पाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन होगा आंसर 3। जी हाँ, आंसर है नंबर 3। अब जुलाई 2011 में एक क्वेश्चन आया था, वो डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। अब हमने ये पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, वो चलती रहती है। तो आंसर होना चाहिए 4, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जी हाँ, इसका आंसर है 4। ये क्वेश्चन भी 2011 में आया था, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि बच्चा जब प्री स्कूल में जाता है तो वो स्कूल जाते समय उदास होता है और वो ऊंची ऊंची रोने लगता है क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहता। लेकिन वही बच्चा जब 2 साल के बाद स्कूल जाता है तो वो बच्चा रोता नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी उदासी को अपने चेहरे से दर्शाता है कि उसका फेस सैड होता है,
उसके शोल्डर और नेक मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि वो बच्चा उदास है और स्कूल जाना नहीं चाहता। तो जो बच्चा पहले स्कूल जाते समय रोने लगता था, अब वो रोता नहीं है, लेकिन उसका फेस सैड हो जाता है और उसकी बॉडी मसल्स टाइट हो जाती हैं। ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर है, ये डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल से कनेक्ट करता है? ये तो भाई सीधा क्वेश्चन है जो हमने अभी वीडियो में देखा था, कि ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जिसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा था। तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए फोर, डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और इसका आंसर फोर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है? पहली ऑप्शन है डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल। ये बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा है कि अगर दो बच्चे हैं उनमें अलग अलग रेट पे डेवलपमेंट होगी। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। ये गलत है, डेवलपमेंट लीनियर नहीं होती है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अब हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होती है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होती है। तो ये वाला प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं करता है। तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन क्या ये पहली ऑप्शन से ज्यादा बेटर आंसर है? मेरे हिसाब से तो नहीं। पहली ऑप्शन अभी भी सबसे बेहतर आंसर है। फोर्थ है ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर कनेक्टेड, के फिजिकल, सोशल और इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन वन ही बेस्ट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन वन इज द बेस्ट आंसर। चलिए अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से मैच नहीं खाती है? डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये हमने पढ़ा है, तो ये सही प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सही स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये भी बिल्कुल सही प्रिंसिपल है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन, ये भी बिल्कुल सही प्रिंसिपल है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइसली, ये गलत है। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव प्रोसेस है। हम ये कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं कि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट कितनी हुई है। क्या हम उसको किलो में मेजर करेंगे कि उसकी 2 किलो मेंटल डेवलपमेंट हुई है? नहीं, वो क्वालिटेटिव थिंग है। तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं है और इसको प्रिसाइसली मेजर नहीं किया जा सकता है। क्या आप मेजर कर सकते हैं कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कितनी हुई है? हाँ, आप इतना कह सकते हैं कि कम हुई है, ज्यादा हुई है, लेकिन उसको आप किसी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते कि उसकी सोशल डेवलपमेंट 2 किलो हो गई है। तो इसका आंसर फोर है, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जी हाँ, तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही उसका आंसर है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जो 2016 में आया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें ए बी सी डी दिया है लेफ्ट साइड पे, और वन वन टू थ्री फोर फाइव दिया है राइट साइड पे, और हमें मैच करना है ए बी सी डी को 1 2 3 4 से। तो सबसे पहली ए स्टेटमेंट है प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। ये हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होती है कि डेवलपमेंट आपकी सेंटर से बॉडी की बाहर की तरफ जाती है, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। तो ए मैच करता है डायरेक्टली 4 से। बी है सेल्फा लोकोडल ट्रेंड, जो कि कहता है कि आपकी डेवलपमेंट हेड टू टो होती है, तो बी मैच करता है 2 से। तो अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो ए मैच करता है 4 से और बी मैच करता है 2 से। ये सिर्फ ऑप्शन 2 में ही होगा। तो अभी तक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हम ये कह सकते हैं कि आंसर 4 है, लेकिन हम बाकी दो ऑप्शंस को भी मैच कर लेते हैं। सी है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है जब हम किन्हीं दो बच्चों की डेवलपमेंट को कंपेयर करें। तो सी मैच करता है 1 से। डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, तो सी मैच करता है 1 से, और यहां पे ऑप्शन 4 में भी ये हमारे एनालिसिस से मैच खाता है। अब डी है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है कि एक ही बच्चा
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंट रेट पे ग्रो करता है, कि जैसे कि किसी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट तेज हो सकती है लेकिन मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो सकती है। तो डी हमारा मैच करता है 3 से, जो कि कहता है इन अ सिंगल चाइल्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर। तो डी मैच करता है 3 से, और इस ऑप्शन 4 में भी डी मैच करता है 3 से। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। तो आप देख सकते हैं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा और हम आशा करते